चलिए, मुझे याद दिला दिया कीजिए कि रिकॉर्डिंग्स ऑफ थी। चलिए, हम बात कर रहे थे दानोत्सव की। दानोत्सव के बारे में जहां तक मार्केट को ऑब्जर्व किया गया, हम सब लोगों ने देखा, हम सब लोगों ने पाया कि संस्था संचालक यानी कि संस्थाओं का मुख्य त्योहार, संस्थाओं का प्रमुख त्योहार दानोत्सव, और संस्था संचालकों को ही इसकी नॉलेज नहीं है। इसका मतलब कि हमें अगर दानोत्सव को सही रूप में सेलिब्रेट करना है और इसको सेलिब्रेट करते हुए जो भी हम इससे अपेक्षाएं रखते हैं कि हम एक शानदार चैरिटी इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर सके, हम शानदार फंड रेजिंग कर सके अपने किसी पर्टिकुलर सोशल कॉज के लिए, या हम पर्टिकुलर किसी सोशल इवेंट को कामयाब बना सकें ड्यूरिंग दिस दान उत्सव, तो हमें सबसे पहले जो स्टेप उठाना है वो किसी फंड रेजिंग अपील के लिए नहीं, किसी भी फंड रेजिंग टेक्निक्स को सीख कर नहीं, बल्कि हमारा पहला स्टेप होना चाहिए अवेयरनेस अबाउट दान उत्सव। हाँ जी, आपका क्या कहना है? क्या आप इस बात से सहमत हैं कि दान उत्सव में फंड रेजिंग की तैयारियों से पहले हमारी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी से पहले हमारी और आपकी जरूरत बन जाती है कि हम लोगों को दान उत्सव के बारे में अवेयर करें? राइट। सो टाइप अवेयर इन द चैट बॉक्स अगर आप भी अवेयर हो गए हैं कि इस दान उत्सव की जो पहली तैयारी है, पहला स्टेप है, वो क्या रहने वाला है। टाइप AWARE अवेयर। हम एज ए नॉन प्रॉफिट जब दान उत्सव से अनअवेयर्ड हैं, तो सबसे पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी और आपकी बनती है, सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी या सबसे पहली जो जरूरत हमारी आपकी बनती है, हम सोचे कि दानोत्सव के दौरान हमें फंड रेजिंग मिल जाएगी, हमें डोनेशंस मिल जाएंगे, हम अच्छी किसी चैरिटी इवेंट्स को हम ऑर्गेनाइज कर ले जाएंगे, या हम किसी चैरिटी इवेंट को हम सक्सेस पॉइंट पर ले जाएंगे। ये हमारी भूल होगी अगर हमने इस बात पर गौर नहीं किया कि सबसे पहले हमें जरूरत है कि हम लोगों को, क्योंकि जब तक हम अवेयर नहीं है दान उत्सव के बारे में, तो लोगों को क्यों पता होगा भाई? त्योहार आपका है, लोगों को क्यों फिक्र होगी आपके त्योहार की? अगर आपका त्योहार है तो आपका फर्ज बनता है कि आप लोगों को इस त्योहार के बारे में, संस्थाओं के इस त्योहार के बारे में आप उनको अवेयर करें। राइट। चलिए जी, सबसे पहला स्टेप जो आपको अब से स्टार्ट कर देना है, अब लोगों को हम अवेयर कैसे करें? लोगों को हम अवेयर कैसे करें, इस पर आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा जो चेंजेस हैं उसके बारे में बात करना चाहूंगा। जैसा कि आप दानोत्सव की वेबसाइट पर देखते हैं कि दानोत्सव का जो पीरियड है वो 2 से 8 अक्टूबर का है। राइट। लेकिन पिछले 4 वर्षों से राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ इस दानोत्सव को थोड़ा सा मॉडरेट करके जो है सेलिब्रेट करता हुआ आया है। और वो जरा सी मॉडरेशन क्या हमने की है, लेट अस स्टार्ट टॉक अबाउट द सेम। यहां पर आप देखेंगे दानोत्सव के नीचे एक टैगलाइन है, सेलिब्रेट द जॉय ऑफ गिविंग वीक। राइट। यहां पर एक टैगलाइन है, सेलिब्रेट द जॉय ऑफ गिविंग वीक, जिसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट, थोड़ा सा सुधार, थोड़ा सा बदलाव राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ ने आज से 4 साल पहले किया था। हमने इसे टैगलाइन दी, सेलिब्रेट द जॉय ऑफ गिविंग फेस्टिवल्स, यानी कि त्योहारों के समय देने की खुशी का जो मौका है, हमने उसको राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का दानोत्सव माना। क्योंकि जैसा आप सभी लोग अब अवेयर होंगे कि अब आगामी दिनों में जो आने वाले 10 से 15 दिन हैं, इन दिनों में लगातार अब त्योहार आने वाले हैं। और इस देश की बड़ी खूबसूरती यही है
मैं चाहे बात ईद की करूं या बात दिवाली की करूं, हमारे यहाँ लोग बड़े उदार हैं। और जब भी त्योहार होता है तो वो उस समय को पहले से जो है मेंटली प्रिपेयर्ड होकर बैठे होते हैं। जैसे मैंने बहुत सारे मेरे तमाम मुस्लिम भाई बहनों को देखा है जो ईद के समय पर जो है लोगों को ईदी के रूप में खुशियां बांटते हैं, है ना। ईदी देना या खुशियां बांटना एक ही बात है। जैसे हम लोग दिवाली पर मिठाइयां बांटते हैं, है ना, ऐसे ही वो लोग जो है ईद पर ईदी बांटने का उनकी एक रस्म है कि भाई हम जो जरूरतमंद है उस तक हम खुशियां पहुंचा सकें, हम उसको ईदी के रूप में सामान, कपड़े, पैसे या और तमाम प्रकार की जो हेल्प है वो हम जो है प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं, जब हमारे गुरु नानक पर्व की गुरु नानक जी की जयंती होती है, गुरु नानक पर्व होता है जिस दिन, तो हमारे जितने भी जो हमारे सिख कम्युनिटीज हैं वो बड़े बड़े लंगर और तमाम प्रकार के जो है इवेंट्स जो है ऑर्गेनाइज करते हैं। यानी कि वो पहले से वेल प्रिपेयर्ड होते हैं कि हमें इस त्योहार पर, जो हमारा मेन फेस्टिवल है, हमें उस पर जो है डोनेट करना है। तो हमने राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के बैनर तले इस दानोत्सव को थोड़ा सा मॉडरेट किया। हमने इस दानोत्सव को रक्षाबंधन पर्व से शुरू करके और गुरु नानक जयंती, जो साल के एंड में सेकेंड लास्ट जो है फेस्टिवल होता है, क्योंकि उसके बाद लास्ट एक क्रिसमस बचता है। आप चाहें तो इसे क्रिसमस तक एक्सटेंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो बात फेस्टिवल्स की करनी है। और थ्रू आउट द ईयर जो भी फेस्टिवल होता है, हम उन पर्टिकुलर फेस्टिवल्स पर जो है दान उत्सव को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तो अब जो सीजन है वो लगातार फेस्टिवल्स का शुरू होने वाला है। ऐसे में अगर हमें इस दानोत्सव में कुछ बेहतरीन करना है तो हमें, हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, एक टाइमलाइन की तलवार लटक कर आ जाती है कि हमें अब से अपने आप को प्रिपेयर कर देना शुरू कर लेना है। अब प्रिपरेशन कैसे करें दान उत्सव की, इसमें मैंने जो आपको पहला क्लॉज दिया, अवेयरनेस, राइट। हम रक्षाबंधन पर्व से जो है इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आप, जो आपके पास रिसेंट पहला त्योहार आने वाला है, मैं उदाहरण ले लेता हूं फिलहाल, लाइक रक्षाबंधन पर्व की, राइट। अब रक्षाबंधन पर्व का मोटिव क्या होता है? मोटिव क्या होता है? एक रक्षा सूत्र उसका मोटिव होता है। आप इसे भाई बहनों का त्योहार कहें या किसी की सुरक्षा करने का संकल्प का त्योहार कहें, बात बराबर है, राइट। इस पर्टिकुलर त्योहार का जो उद्गम हुआ वो इसी बात से हुआ कि भाई एक जो भी उस समय की रानी थी, वो जब मुसीबत में थी तो उन्होंने एक रक्षा सूत्र भेजा था, है ना। और उस रक्षा सूत्र का जो है सम्मान रखते हुए उस पर्टिकुलर व्यक्ति अथवा राजा ने उनकी रक्षा की थी। तो हम रक्षा का सूत्र कह लें, रक्षा का पर्व कह लें, भाई बहनों का पर्व कह लें, वट, हम इसे जिस रूप में मानते हैं, हम इसे जिस रूप में मनाते हैं, जैसी आपकी सोच इस त्योहार के बारे में बन सकती हो, वैसा ही कुछ इनिशिएटिव, वैसा ही कुछ इनिशिएटिव आपको ड्राइव करना होता है उस पर्टिकुलर डे के लिए। अब वैसा ही पर्टिकुलर अगर मैं कुछ इनिशिएटिव की बात करूं, लाइक हमने जैसे उदाहरण लिया अभी रक्षाबंधन पर्व का, तो हम इस दौरान ऑप्ट कर सकते हैं कुछ ऐसी बालिकाएं जो होनहार हैं और उनको आगे स्टडी में गरीब हैं, जरूरतमंद हैं, क्यों ना हम उनको आइडेंटिफाई करें। उनको आइडेंटिफाई करते हुए, ऐसा नहीं कि सिर्फ बालिकाएं, ऐसी महिलाएं जो बेसहारा हैं, जिन्हें आश्रय की जरूरत है या किसी भी प्रकार की सोशल हेल्प की जरूरत है। और ध्यान रखिएगा, कोशिश कीजिएगा जब आप अपनी सोच से कोई भी नया आइडिया निकालते हैं तो वहां पर सस्टेनेबिलिटी को फोकस जरूर कीजिएगा। आपको लगता है कोई गरीब महिला है और आपने एक इनिशिएटिव ड्राइव कर लिया कि नहीं जी, इस महिला को तो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, अब मैं लोगों से जाकर अपील करूंगा कि भाई इसको राशन पहुंचा दो। सर, आपके राशन देने से उसकी लाइफ सस्टेनेबल नहीं होगी।
लेकिन जब हम कैंपेन मॉडरेटिंग या सोशल हेल्प की बात करते हैं तो इमीडिएट इफेक्ट की अगर हमें बात करनी है, भाई आज अगर वो भूखा है तो सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी ये होती है कि हम उसको पहले तो उसकी भूख का इंतजाम करें और कल उसे दोबारा भूखा ना बैठना पड़े, इसके लिए हम उसके लिए रोजगार का इंतजाम करें। राइट? तो हमें अपने सोशल ड्राइव्स को कुछ इस प्रकार से मॉडरेट करना है, हमारे जो सोशल इंटरवेंशंस हैं या चैरिटी जो हमारे टारगेट हैं वो हमें कुछ इस प्रकार से बनाने हैं कि वहां पर सस्टेनेबिलिटी डेवलप जरूर हो। तो आपने अगर किसी बच्ची को आइडेंटिफाई किया है कि भाई वो बच्ची गरीब है और उसे स्कॉलरशिप की जरूरत है या उसको कोई अगर स्पॉन्सर करे तो वो अच्छा पढ़ लिख सकती है, देखिए पढ़ने लिखने के बाद तो वो कामयाब हो जाएगी ना, ये उसकी गलती नहीं है कि वो गरीब परिवार में पैदा हुई, है ना, या उसकी गलती नहीं है कि उसके माँ बाप उसकी फीस एफर्ट नहीं कर सकते। और वहां पर आप सस्टेनेबिलिटी के लिए क्या प्रयास कर पाएंगे? अगर उसके माँ बाप घर खाली नहीं बैठे हैं, काम तो कर रहे हैं, कमा कर तो ला रहे हैं, बट इतना पर्याप्त नहीं है कि अपनी उस बच्ची को एजुकेशन दे सके, तो वहां पर आपका फर्ज बनता है उसको स्पॉन्सर करने का फॉर हर हायर एजुकेशन, है ना। आपने उसको हायर एजुकेशन के लिए स्पॉन्सर करवा दिया अपने डोनर से, स्टेक होल्डर से, आपके स्पॉन्सर से, और सस्टेनेबिलिटी उसमें ऑटोमेटिकली है क्योंकि आपने किसी के जीवन को आगे एक पड़ाव दिया है। वो पढ़ लिख जाएगी, कामयाब वैसे ही हो जाएगी, वो अपने माँ बाप की तरह फिर मजदूरी नहीं करेगी। अगर वो नहीं पढ़ पाई तो एंड ऑफ द, जो हम कहते हैं ना कि एंड ऑफ द स्क्रीन प्ले रिजल्ट वही होता है जो फिल्म का हम कहते हैं ना कि क्लाइमेक्स क्या है, तो क्लाइमेक्स वही होगा कि उसकी पढ़ाई छूट जाएगी, फिर माँ बाप की तरह वो भी कहीं ना कहीं जो है लो वेतन पे या लोअर इनकम पे वर्क कर रही होगी। और अगर हम उसे पढ़ाई में सपोर्ट कर दें तो हम उसे एक अच्छा जो है लाइवलीहुड दे सकते हैं, उससे उसका जीवन सुधर सकता है। तो आपको तय करना है कि आपका वे ऑफ इंटरवेंशन क्या रहेगा किसी भी पर्टिकुलर सोशल कॉज को डील करने का। राइट? कई बार हो सकता है कि हमें किसी जरूरतमंद परिवार को एकदम राशन की भी व्यवस्था करनी पड़ सकती है, और राशन के साथ साथ अगर सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो हमें उसके रोजगार की व्यवस्था भी करनी पड़ सकती है ना। तो आपको तय करना है कि आपको अपने उस पर्टिकुलर सोशल कॉज को किस प्रकार से डील करना। अब बात करते हैं तैयारी की। मैंने बताया ना अवेयरनेस, अब अवेयरनेस कैसे होगी इसके बारे में, लेट मी इंट्रोड्यूस यू। आपको फील्ड में जाना है, तैयारी कीजिए फील्ड की। देखिए दान उत्सव के अंदर अगर मैं बात करता हूं, और दान उत्सव ही नहीं, संस्थाओं की सबसे बड़ी जो कमजोरी है फंड रेजिंग। दान उत्सव में वो चीज तो 4 गुना हो जानी चाहिए। अगर मैं 2 लाख की फंड रेजिंग कर रहा हूं एवरी मंथ, तो दान उत्सव के दौरान मेरा जो आंकड़ा है वो 4 गुना बढ़ जाना चाहिए, है ना। लेकिन हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो थ्रू आउट द ईयर ही फंड रेजिंग नहीं कर पाते हैं। तो भले ही दान उत्सव के बहाने से ही कुछ टैक्टिक्स सीख लीजिए जो लाइफ में आपके बहुत काम आने वाली हैं। सबसे पहले फील्ड में निकलना स्टार्ट कीजिए। फील्ड में जब आप निकलते हैं, आपके सामने 2 प्रकार की ऑडियंस होती है। नोट डाउन करते रहिए, कोई चीज समझ में ना आए पूछ लीजिएगा, हैंड रेज कर दीजिएगा। राइट? जब आप फील्ड में निकलते हैं, आपके सामने 2 प्रकार की ऑडियंस होती है। 2 के अलावा तीसरी प्रकार की ऑडियंस आपको नहीं मिलेगी। टू बी फ्रैंक और टू बी क्लियर, आपके सामने फील्ड में जब आप निकलते हैं, आपके आपके सामने 2 प्रकार के लोग होते हैं। कौन से? हाँ जी, कोई भी मेरा साथी जो, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़े बड़े धुरंधर भी बैठे हुए हैं इसमें फंड रेजिंग के, जो है जिन्हें हम बादशाह मानते हैं, और वाकई में वो बादशाह से कम नहीं है, इस सेक्टर में फंड रेजिंग के बादशाहों से कम नहीं है। लेकिन यहां पर जब हम बात करते हैं कि भाई हम जब फील्ड में जाते हैं तो फील्ड में हमारे पास सिर्फ 2 प्रकार की ऑडियंस होती है। कोई मेरा एक साथी जो गैस कर चुका हो कि मैं किस प्रकार की 2 ऑडियंस की बात कर रहा हूं? एनीवन? हाँ जी, एनी वन ऑफ यू? ग्रेट, एनी वन ऑफ यू? जब हम फील्ड में जाते हैं तो हमारे सामने सिर्फ 2 प्रकार की ऑडियंस होती है। देखिए मैं आपको ना
एक ऐसा रामबाण इलाज बताने जा रहा हूं। देखिए, अब चाहे हकीम जी का दवाखाना हो और चाहे मिश्रा जी का क्लिनिक हो, दवाई के मामले में एक ही शब्द कहा जाता है, रामबाण इलाज, है ना। तो भाई, मैं बीमारी का रामबाण इलाज बताने जा रहा हूं आपको, फंडरेजिंग नाम की बीमारी का। जिसको भी ये लगा हो कि लेस फंडरेजिंग उनको होती है, या वो फंडरेजिंग करने में सक्सेस ही नहीं हो पा रहे हैं, या फंडरेजिंग कर ही नहीं पाते हैं, ये मान के चलिए वो आपका एक असाध्य रोग है। और उस असाध्य रोग के लिए मेरे पास एक रामबाण इलाज है, जो मैं आज आपको इस पर्टिकुलर क्लास के डे 1 में आपको मैं प्रोवाइड करने जा रहा हूं। थोड़ा सा आपको मेरे साथ इंटरेक्टिव होना पड़ेगा। इंटरेक्टिव हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं। आप सही जवाब देंगे, आप गलत जवाब देंगे, नो इश्यू। किसी को नहीं पता आपने क्या जवाब दिया है ना। सिर्फ मैं पढ़ पा रहा हूं आपके कमेंट्स, राइट। चलिए, और मान लीजिए बाकी लोग भी अगर पढ़ पा रहे हैं, नो इश्यू, कोई दिक्कत नहीं। हम गलती तो जवाब देंगे ना, लेकिन हम अपने दिमाग को तो यूज करें भाई। भगवान ने 72 ग्राम का भेजा, जो भेजा है हमारे पास, है ना, इसका यूज तो करें भाई। चलिए जल्दी से बताइए, हमारे पास दो प्रकार की कम्युनिटी होती है। आप बिल्कुल ऋचा दुबे जी, आपका रिस्पॉन्स बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल पास पहुंच गए हैं। सिर्फ उनको कैटेगराइज करना है, मतलब आपने पहचान तो लिया है, पर उनको नाम देना, बस नामांकन करना उनका। बिल्कुल सही जगह पहुंच गए हैं आप। जल्दी से कोई भी साथी जो इनका नामांकन कर सकता हो। दो प्रकार की कैटेगरी होती है हमारे सामने जब हम फील्ड में जाते हैं, तो कोई भी साथी जल्दी से चैट बॉक्स में आ जाइए। हम जब फील्ड में जाते हैं तो हमारे पास दो प्रकार की कम्युनिटी होती है। कोई भी साथी इनका नाम देना चाहे अगर, कि वो दो प्रकार की कम्युनिटी कौन सी होती है जब हम फील्ड में जाते हैं, तो दो प्रकार की कम्युनिटी कौन सी होती है हमारे सामने। एनीवन? एनीवन? चलिए कोई नहीं, आप जवाब नहीं दे रहे, कोई बात नहीं। देखिए, मैं आपके जवाब के लिए तो वेट नहीं करूंगा, लेकिन मेरा आपसे सिर्फ एक आग्रह है कि आप थोड़ा सा दिमाग को अगर यूज करेंगे ना, अच्छा बुरा गलत सलत कुछ भी जवाब दीजिए, एटलीस्ट आप अपने दिमाग को कंज्यूम करेंगे, इसको आप घिस रहे हैं, इससे आपका दिमाग मजबूत होगा, राइट। पॉजिटिव थॉट्स एंड नेगेटिव थॉट पर्सन दानशील, एक तो जिसको जरूरत है, और दूसरा देने वाला, प्रहलाद सेन जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यस, बिल्कुल सही जगह, सभी लोगों के जवाब सही थे, बस नामांकन करना बाकी था। जो प्रहलाद जी ने जो है बड़ा प्यारा सा जवाब दे दिया। एक वो जो जिसको जरूरत होगी, और एक वो जो आपको देगा। इसके अलावा तीसरी कम्युनिटी नहीं है। हाँ जी, डू यू एग्री विद दैट? डू यू एग्री विद दैट? कि एक तो हमारा डोनर होगा और एक हमारा डोनी होगा, है ना। डोनर और बेनिफिशियरी, दो ही कैटेगरी होती है हमारे सामने। आपको अगर लगता है कि कोई तीसरी कैटेगरी भी संभावित है, तो जल्दी से टाइप कर दीजिए। किसी को लगता है कि क्या कोई तीसरी कैटेगरी भी हो सकती है हमारे सामने? हाँ जी। नहीं भाई, दो ही प्रकार के लोग आपको मिलेंगे जब आप फील्ड में जाएंगे। एक वो जो देने में सक्षम है, दे सकता है। एक वो जिसको जरूरत है। अरे, आप अपने आप को एक बार कनेक्टर मानकर उतर तो जाइए। एक बार आप अपने आप को कनेक्टर मानकर सर उतर तो जाइए। मैं गारंटी लेता हूं, फील्ड में डोनेशन की कमी नहीं है। वहां कमी सिर्फ आपकी है कि आप फील्ड में जा नहीं रहे। मैं बात कर रहा हूं 2018 की, जब अच्छा भला इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी का बिजनेस ऑपरेट कर रहा था मैं। और एक दो यूनिट्स भी मेरी बकायदा काम कर रही थी। कुछ अलग यूनिट्स भी मैंने लगाई हुई थी, बिजनेस सेटअप्स लगाए हुए थे। अच्छा भला काम करते करते, समय की जरूरत कह लीजिए, या दिमाग का कीड़ा कह लीजिए, अचानक से किसी ने इंसिस्ट किया कि भाई आप
आपको जो है सोशल लाइन में, भाई सोशल तो हम शुरू से थे, सामाजिक हेल्प करते आए हैं लोगों की, लेकिन अब आपको संस्था रजिस्टर्ड करनी है, आपको संस्था खोल लेनी चाहिए। ये सब काम बंद कर दो, क्योंकि इनका कोई औचित्य नहीं, इसमें कोई पहचान नहीं है, वट। अब उसे मजबूरी कहो या समय की जरूरत, इस लाइन में आना था। तो जिसने भी मुझे सुझाव दिया, उसने कहा, यादव जी, आज तक आप अपनी मूंछों पर ताव देकर निकलते आए हैं, क्योंकि भाई जब हम कंपनी में जाते हैं ना, तो मालिक के साथ उठ बैठ होती है, गलती से चाहे वो विधायक का कोई गुर्गा ही क्यों ना हो, कंपनी में वसूली के लिए जब ये लोग आते हैं ना, कंपनीज में पैसा लेने के लिए, तो मोस्टली सिक्योरिटी गार्ड के साथ बदतमीजी कर देते हैं। उन्हें घमंड होता है कि मैं विधायक का आदमी हूं, और फिर मेरे जैसा जो ठस बुद्धि का इंसान है, उसकी सिक्योरिटी एजेंसी चल रही हो, और उसके गार्ड को कोई तू करके भी बात कर दे, तो फिर तो खून खोलना लाजमी है, क्योंकि अपने अंदर पानी तो है नहीं, खून ही है। और जब मेरे ऐसा व्यक्ति जब जाके उसके चार पांच मारता है, तो नजारा बदल जाता है कि यार, मैं कहाँ विधायक का आदमी, मेरे पीछे इतना सपोर्ट, और वो सब की सब धरी रह जाती है, कोई चीज काम नहीं आती। लगने मुकदमे लग जाएंगे, कोई टेंशन नहीं, लेकिन मेरा एम्प्लॉय है, ना तो उसकी बेइज्जती सही जाएगी, है ना उसके साथ कुछ गलत सहा जाएगा। उस मानसिकता के साथ काम करने वाला एक एम्प्लॉयर, सोचिए कि कितने शान से मैं मूंछों पर ताव देकर चलता हूंगा। और जिस व्यक्ति ने मुझे फिर सलाह दी कि भाई आप इस लाइन में उतरना ठीक है आपका, आप उतरोगे, लेकिन उससे पहले बी एश्योर्ड कि मूंछों पर ताव देकर चलने वाला इंसान क्या किसी के सामने हाथ फैला पाएगा। हाँ जी, स्थिति बड़ी जो है, कह सकते हैं आपकी, बड़ी ही असमंजस में थी। बड़ी ऐसी स्थिति बनी हुई थी कि भाई मैंने विचार तो कर लिया, या जरूरत के हिसाब से मैं संस्था की लाइन में तो जा रहा हूं, लेकिन संस्था में सारा खेल ही इस चीज का है। इस चीज का मतलब आस्क फॉर डोनेशन, इसका मतलब बेगिंग नहीं होता, है ना। अगर मैं अपने पेट के लिए यूं कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड बेगिंग। जब भी कोई व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अपने पेट को भरने के लिए हाथ फैलाता है, उसे बेगिंग कहा जाता है। और ऐसे व्यक्ति को हम बेगर या भिखारी शब्द से जो है संबोधित करते हैं। लेकिन वहीं एक दूसरा व्यक्ति समाज के हित में या किसी और की भलाई के लिए ऐसे करता है, तो उसे समाज सेवी कहा जाता है, और उसकी इस हरकत को, है ना, फंड रेजिंग कहा जाता है। देखिए, लाइसेंस का बहुत बड़ा फर्क है भाई, है ना। ये सब लाइसेंस का फर्क है। वी आर रजिस्टर्ड बेगर्स, कह सकते हैं। मैं कई बार मजाक, कोई साथी दिल पे मत लीजिएगा, मैं वैसे मजाक में कई बार बोल देता हूं कि वी आर रजिस्टर्ड बेगर्स, ठीक है, हम रजिस्टर्ड भिखारी हैं, ठीक है, लेकिन नॉट वी आर बेगर्स। देखिए, हम लोग समाज सेवी हैं, हम दूसरों के हित के लिए किसी के सामने सहायता की अपील के लिए हाथ फैला रहे होते हैं, ना कि अपना पेट भरने के लिए। तो अगर आप डोनेशन के पैसे से अपना घर चला रहे हैं, या मेरा कोई भी साथी, ये बात मैं बड़ी कड़वी कहूंगा, बिल्कुल दिल पर लेने वाली भी चीज है, लीजिएगा, बिल्कुल लीजिएगा, मेरा कोई भी साथी अगर इस सेक्टर में ऐसा है जो पर्टिकुलर रूप से एनजीओ के ऊपर ही डिपेंडेंट है, यानी कि मैं एनजीओ से ही कमाऊंगा और एनजीओ से ही समाज सेवा करूंगा, तो यकीन मानिए कि कई जगह आपकी पोजीशन वो वाली हो जाती है, अगर आप डोनेशन का 1 रुपया भी अपने घर में यूज कर रहे हैं तो। इसलिए मैं मोस्टली मेरे साथियों से कहता हूं कि आपके निजी आय का साधन अलग होना चाहिए, पहले अपने आप को स्टेबल कीजिए। चैरिटी इज द सेकंड पार्ट। आपके पास बचे समय तो चैरिटी कीजिए, आपके पास बचे पैसा तो चैरिटी कीजिए। लेकिन चैरिटी के पैसों से आप अपना पेट भर के फिर चलने की सोचें, तो वो गलत है, ठीक है। उसमें फीलिंग्स दूसरी आती हैं, और फीलिंग्स खुद आपको आनी चाहिए अंदर से। अगर आपकी अंतरात्मा से कोई फीलिंग नहीं आती है, तो भैया सब ठीक है, फिर सब ठीक है। फिर आप अगर चैरिटी के पैसे को घर में यूज कर रहे हैं तो भी सही सही है, फिर उसमें कोई आपको गलत कह ही नहीं सकता। तो एक सवाल बड़ा ही
विचित्र सा खड़ा हो गया आकर कि भाई मूंछों पर ताव देकर चलने वाला इंसान क्या हाथ फैला पाएगा। लेकिन कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। मेरी जरूरत थी, इधर मैंने फाइल लगाई, और ये जो मैं आज आपको गुरु मंत्र देने वाला हूं, ये गुरु मंत्र उसी समय मेरे दिमाग की उपज थी कि सुनील, एक बार निकल तो सही फील्ड में। मैंने अपने आप से कहा कि सुनील, एक बार निकल तो सही फील्ड में। तुझे दो टाइप के लोग मिलेंगे, दो टाइप के लोग मिलेंगे। एक वो जो देने में सक्षम हो, और एक वो जिनको खुद जरूरत हो। बस अगर आपने इतना सा कंसेप्ट समझ लिया तो यकीन मानिए, जिस दिन मैं फील्ड में गया था, एक पहले दिन की बात कर रहा हूं मैं आपसे। पहले दिन मैं फील्ड में गया, और लगभग लगभग मैंने उस दिन 62 शॉप्स पर, जो भी एक समय होता है, वो मैंने व्यतीत किया। लगभग 62, 62। और आप इस बात से हैरान होंगे कि 62 में से एक भी ऐसी शॉप नहीं थी जहां से मैं डोनेशन लेकर ना उठाऊं। हाँ जी। आप मैं उस स्किल को आपके साथ रिवेल करने जा रहा हूं, उस गुरु मंत्र को आपके साथ रिवेल करने जा रहा हूं, कि अगर उस गुरु मंत्र को समझकर, उसे जानकर और उसे अप्लाई करते हुए अगर आप फील्ड में चले गए, मैं आपसे वादा करता हूं, 100 दुकान पर जाना, 100 जगह आप जाना सोशल हेल्प के लिए, आप वहां से खाली नहीं लौटेंगे। 100 की 100 में से, ये मेरी गारंटी है। चलिए भाई, दो शब्द, अगर आपको लग रहा है कि ऐसी भी कोई स्किल है जो आपको खाली नहीं आने दे सकती, टाइप आपके मन में क्या आ रहा है ऐसी स्किल के बारे में? हाँ जी। एनी वर्ड, कोई शब्द ऐसी स्किल के लिए भाई? मैं उस प्रैक्टिकल लाइफ की बात कर रहा हूं कि जब मैं वहां गया फील्ड में, 62 जगह, 62 दुकानों पर, और मैं 62 के 62 से डोनेशन लेकर उठाऊं। ना मेरे पास रजिस्ट्रेशन था उस समय, ना मेरे पास आपकी तरह 12A ATG, कोई संसाधन नहीं, कोई डोनेशन स्लिप नहीं। मैं उसके बावजूद डोनेशन लेकर उठा हूं, और वो सिर्फ एक दिन का काम नहीं था। मुझे लगा कि शायद पहला दिन है और लोग मेरी मूंछों से प्रभावित होकर मुझे डोनेशन दे गए होंगे। हो सकता है दूसरे दिन जाऊंगा तो लोग मुझे डराकर भगा देंगे, या धमकाकर मना कर देंगे, या आप जनरली रूप से मना करेंगे मुझे। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं उनके पास डोनेशन या हेल्प के लिए जाऊं और वो मुझे मना करें। ऐसा क्या था? कुछ भी अलग नहीं था सर। सिर्फ यही गुरु मंत्र था जो मैं आज आपको दे रहा हूं, कि आप सिर्फ फील्ड में निकलिए। गुरु मंत्र है ये। आपकी जरूरत है सिर्फ फील्ड में जाने की, लोग बैठे हैं देने के लिए। बस इस बात को, जब आप निकलें अपने घर से, जब आप निकलें अपने ऑफिस से, तो इस बात को आप सुनिश्चित कर लें कि आपको आज पूरे दिन में मिलने वाले इंसानों में से दो प्रकार की कैटेगरी मिलने वाली हैं। एक वो जो हेल्प करने में सक्षम है, और एक वो जो हेल्प करने में सक्षम नहीं। बस इतनी सी बात आप समझ लीजिए, और देखिए उसके बाद फंडरेजिंग बड़ा आसान काम है, बहुत ही आसान काम। हाँ जी। क्या आप रेडी हैं उस पर्टिकुलर
इस पर्टिकुलर तथ्य को समझने के लिए, ये जो मैंने आपको गुरु मंत्र दिया है, क्या इसको समझने के लिए आप रेडी हैं? टाइप रेडी इन द चैट बॉक्स अगर आपको लगता है कि आप रेडी हैं इसको सीखने के लिए। भाई जो आपने बात बताई है कि फील्ड में जाना है, इस बात को पहले से एक्सेप्ट करके जाना है कि मुझे दो प्रकार के लोग मिलेंगे, मेरे सामने दो प्रकार की कम्युनिटी के लोग होंगे, एक डोनर होगा, एक बेनिफिशियरी होगा, बस। और मैं जहां जाऊंगा वहां से बिना डोनेशन के तो लौटूंगा ही नहीं, इस बात की गारंटी यादव जी ले रहे हैं। तो रेडी हो तो जल्दी से टाइप कर दीजिए रेडी, READY, जल्दी से। चलिए जी, पर याद रखिएगा मैं ये गुरु मंत्र तो आपको दे रहा हूं, लेकिन उसके बाद आपकी प्रतिक्रिया के लिए भी अपने आप को रेडी कर लीजिएगा। जो मेरे साथी बनियान में बैठे हुए हैं या ऐसी किसी लोकेशन पर हैं, अपना कैमरा ऑन नहीं कर सकते, तो इस दौरान जब मैं आपके सामने ये पर्टिकुलर जो गुरु मंत्र है मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करूं, तब तक अपने आप को मैनेज भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इसके बाद फीडबैक की जरूरत पड़ेगी। मैं आपसे फीडबैक जरूर लूंगा और आगे की क्लासेस भी आपके फीडबैक के आधार पर ही चलेंगी, राइट? फीडबैक आपको जरूर देना है, अच्छा या बुरा, फीडबैक फीडबैक होता है, राइट? फीडबैक सभी से लिया जाएगा। चाहे दो शब्द आपको बताने हैं, आपको कहना है कि ये जो पर्टिकुलर आज आपको टैक्टिक्स बताई गई या ये जो तरीका आपको बताया गया वो तरीका आपको कैसा लगा, राइट? चलिए जी, अब बात करते हैं उस तरीके की कि भाई आपको फील्ड में जाना है और दो चीजों पर फोकस करना है। एक तो ये चीज आपकी मेंटेलिटी कि भाई मुझे सिर्फ दो प्रकार के लोग मिलने वाले हैं, एक वो जो देने में सक्षम है और एक वो जिसको जरूरत है, बस। दूसरी बात जो आपको सुनिश्चित कर लेनी है कि खाली आना नहीं है। तो फंडरेजिंग बिल्कुल तय है सर। अब यहां पर इसको कैसे लागू करना और कैसे आप एक शानदार फंडरेजिंग कर पाते हैं, उसके लिए मैं इसके पूरे प्रोसीजर पर चलता हूं कि एक्चुअल में प्रोसीजर कैसे काम करता है। भाई मुझे फील्ड में जाना है, यह भी मुझे तय है कि फील्ड में जाने के बाद मुझे दो प्रकार के लोग मिलने वाले हैं, एक वो जो हेल्प कर सकते हैं, एक वो जो हेल्प नहीं कर सकते, राइट? कोई दिक्कत नहीं। और जब मेरे पास ये गुरु मंत्र है, खाली में आ ही नहीं सकता, तो भाई फील्ड में जाने के लिए मुझे और क्या चाहिए? हाँ जी, कोई भी साथी आप चाहें अपने आप को अनम्यूट करके बताना तो हैंड रेज कर दीजिए। अब मुझे फील्ड में जाना है, गुरु मंत्र मेरे पास है, मुझे जाने के लिए किस चीज की आवश्यकता है? जल्दी से जो साथी फंडरेजिंग करते हैं, फील्ड में काम करते हैं, उनके लिए बताना कोई मुश्किल चीज नहीं है। और जो लोग सिर्फ डॉक्यूमेंट्री, मैं साफ कहता हूं सूटकेस एनजीओ चलाते हैं, वो शायद जवाब नहीं दे पाएंगे। जिन्होंने आज तक सूटकेस एनजीओ चलाया है वो इस बात का जवाब नहीं दे पाएंगे। जो लोग रियल में काम करते हैं फील्ड के अंदर, वो इस बात का केवल जवाब दे पाएंगे, भाई मुझे फील्ड में जाना है फंडरेजिंग के लिए, मेरे पास क्या होना चाहिए? एक साथी लिख रहे हैं सर ड्रेस होनी चाहिए, डोनेशन रिसिप्ट होनी चाहिए, आईडी कार्ड होना चाहिए, एनजीओ वाउचर होना चाहिए। एक साथी कह रहे हैं कंसेप्ट होना चाहिए। ओके जी, जो फील्ड में जाते हैं, जो संस्थाएं रियल में काम कर रही हैं, वो जवाब देंगी। गलत होगा या सही होगा उससे कोई मतलब नहीं है। भाई देखिए, अगर आपका जवाब सही होता, समझिएगा, गलत होगा या सही होगा इस बात की टेंशन दिमाग से हमेशा निकाल के रखिए जब मेरे साथ मेरी वर्कशॉप के अंदर हो। इसमें कोई गिल्टी नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? अरे सर, हमें सही जवाब पता होता तो हम आपकी क्लास में आते, हम फंडरेजिंग कर रहे होते ना अच्छी भली, आपसे सीखने क्यों आते? भाई हम जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं आज तक, लेकिन कर रहे हो इस बात के लिए तो पुष्टि करो भाई। जवाब दोगे तभी तो मुझे पता लगेगा ना कि आप फील्ड में काम कर रहे हो। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, एम। और कोई साथी? क्या फील्ड में बस ये दो चार लोग ही है काम करने वाले, बाकी सूटकेस एनजीओ है भाई सब? जिसके लिए डोनेशन मांग रहे हैं उसका पूरा प्रेजेंटेशन, और निकालिए निकालिए अपने दिमाग से आइडियाज जल्दी से। देखिए इतना टाइम नहीं है, समय आप जितना कम कंज्यूम करेंगे, जितना जल्दी आप रिप्रेजेंट करेंगे ना, कैंपेन क्लियर होना चाहिए। और जल्दी से। और
हाँ जी, और कोई साथी? भाई मैं मानता हूं आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं फंड रेजिंग में, उसका कारण भी तो आपको पता लगे ना भाई। आज आपको फील्ड में जाना है और मैंने आपसे कह दिया कि आपके पास एक गुरु मंत्र है कि फील्ड में आप जाना, ये सोच कर जाना कि खाली आना नहीं है। और फंड रेजिंग का एक ही गुरु मंत्र है कि फील्ड में सिर्फ आपकी कमी है और आपके सामने दो ही कैटेगरी के लोग हैं, या तो डोनर है या फंड जो है रिसीवर है, बस। अब ये गुरु मंत्र आपके पास है और आप फील्ड में जाने के लिए बैठे हो। कैसे जाओगे, क्या लेकर जाओगे, किस चीज की जरूरत है आपको? एनजीओ वाउचर, मनी रिसिप्ट, कैंपेन ऑब्जेक्टिव, डोनेशन रिसिप्ट, पंपलेट, एनजीओ प्रोफाइल, कैंपेन क्लियर होना चाहिए, फॉर व्हाट कॉज यू आर रेजिंग फंड, विजन क्लियर होना चाहिए जिसके लिए जा रहे हो। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन एनजीओ है तो आगे दिखाने के लिए एनुअल रिपोर्ट होनी चाहिए। देखिए सर, यही तो मैं चाह रहा था कि आपके अंदर क्या है, आप उसको एक्सप्लोर करें, उसको निकालें, मेरे सामने रखें। तभी तो मैं आपको बता पाऊंगा कि मेरी सोच में और आपकी सोच में कितना बड़ा अंतर है। अब देखिएगा, मैंने आपके साथ मेरी स्टोरी से साझा की है और मैंने आपसे क्लियर कहा कि मेरे पास तो संस्था रजिस्टर्ड ही नहीं थी। मुझे इस फील्ड में आना था और जिसने मुझे इस फील्ड में आने के लिए कहा, उसने सामने मेरे चैलेंज रखा कि जो व्यक्ति मूंछों पर ताव देकर चलता हो वो क्या हाथ फैला लेगा। मैंने अपने आप को कि क्या मैं इस फील्ड में आने के लिए एक उपयुक्त व्यक्ति हूं, क्या मैं इस लायक हूं कि इस फील्ड में काम कर सकूं, मैंने अपने आप को जज करने के लिए लोगों के सामने हाथ फैलाने के लिए मैं मार्केट में गया और फंडरेजिंग करके लौटा हूं। जब मैंने इतनी सी बात आपको बता दी, इसका मतलब क्लियर है कि मेरी संस्था रजिस्टर्ड नहीं थी। फिर अगर आप लिख रहे हैं कि संस्था का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, अगर रजिस्ट्रेशन है तो एनुअल रिपोर्ट होनी चाहिए, या एनजीओ का वाउचर होना चाहिए, मनी की रिसिप्ट होनी चाहिए, या कैंपेन ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, या डोनेशन रिसिप्ट होनी चाहिए, या एनजीओ प्रोफाइल होना चाहिए, या पंपलेट होना चाहिए, या आई कार्ड होना चाहिए। आप सोचिए कि आपका जो ये है ना, ये बड़ा धीमा काम करता है भाई। ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट नहीं जल पा रही उतनी जल्दी। इस पर काम कीजिए, मेरे साथ इंटरेक्टिव होना सीखिए, और जितना आप मेरे साथ इंटरेक्टिव हो जाएंगे ना सर, आपको उतना ही मजा आएगा फंड रेजिंग करने में। अब एक साथी ने लिखा सर क्लियर पर्पस होना चाहिए और कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सर बिल्कुल इसकी भी जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है। अरे फंड रेजिंग के लिए जब आप मार्केट में जा रहे हैं, तो जब आप मार्केट में पहला कदम रखते हैं, समझिएगा आप। अब देखिए, थोड़ा सा जब आप कॉमन सेंस को लगाते हैं ना, अपनी कॉमन सेंस को यूज किया कीजिए हमेशा। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सेवा का भाव होना चाहिए। सर उससे भी काम नहीं चलेगा सर, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भी है, सेवा का भाव भी है, फिर भी लोग डोनेशन नहीं दे रहे हैं। मजा आ रहा है सर टाइप की क्लास में? वाह जी वाह। सेन सेन साहब मजे ले रहे हैं आज की क्लास में। सर देखिए, आप फील्ड में गए, आपके सामने दो प्रकार के व्यक्ति टकराएंगे। मैंने आपको क्लियर कर दिया, पूरा कंसेप्ट आपके सामने रख दिया था क्लियर। आपको दो प्रकार के लोग मिलने वाले हैं, एक वो जो जरूरत पूरी कर सकता है और एक वो जिसको जरूरत हो। अब आपको नहीं पता कि इन दोनों में से पहले कौन टकराएगा, आपको नहीं पता कि इन दोनों में से कौन टकराएगा। जिसको जरूरत है, अगर वो टकरा गया, जिसको जरूरत है अगर वो टकरा गया, तो क्या था, आपका तो काम ही वही है। हाँ भाई बता तेरी क्या जरूरत है ना, है ना भाई। जिसको जरूरत है, अगर वो टकरा गया आपसे, पहले पहले केस में आपको ये वाली कम्युनिटी मिल गई जरूरत वाली, तो आपका तो काम ही है ना उसकी जरूरत को नोट डाउन करना कि हाँ भाई अपनी जरूरत बता, और मैं तेरे लिए दूसरे के सामने जब जाकर तेरे लिए अपील करूं तो भाई उसके लिए कोई प्रूफ तो मांगेगा ना मुझसे। हाँ भाई, सही या गलत, यस और नो?
मैं अगर ये कहूं कि जी एक फलाना बच्चा है और वो बहुत ज्यादा बीमार है, उसकी हेल्प करनी है, तो मेरे पास कुछ तो एविडेंस होगा ना, वो बच्चा बीमार है, उसका नाम पता कुछ तो होगा ना भाई। यस और नो? है ना? तो ये तो थी ये वाली कम्युनिटी। कौन सी? जिसको जरूरत है। और अगर देने वाली कम्युनिटी मिली तो आपके पास क्या होना चाहिए? अरे सीधा सा कंसेप्ट था भाई, आपके पास होनी चाहिए डिमांड। मैं किस चीज के लिए फील्ड में निकला हूं? मेरे पास एक डिमांड होनी चाहिए बस। अब वो डिमांड क्रिएट करनी है। कैसे करनी है? सबसे बेहतरीन तरीका बता रहा हूं, जो मैंने आजमाया था। प्रूवन टेक्नोलॉजी है, प्रूवन टेक्नोलॉजी, और गारंटी लिख के दे रहा हूं। अगर खाली लौट जाओ ना, जिंदगी में कभी भी, जिंदगी में कभी भी मेरी किसी वीडियो में, मेरी किसी क्लास में खुले शब्दों में आकर कह देना कि ये व्यक्ति सिर्फ बात कर सकता है, बाकी कुछ नहीं कर सकता, और कोई इससे मत सीखा करो, क्लियर कह देना। ये मैं वो टैक्टिक्स आपके साथ शेयर करता हूं जो फील्ड प्रूवन है। मैं जब इन चीजों को इंप्लीमेंट करता हूं या करवा लेता हूं, तब आपके साथ साझा की जाती है। आपको पैदा करनी है क्या? डिमांड। अब डिमांड कैसी पैदा करोगे? कभी भी ना बड़ी डिमांड लेकर पहली बार फील्ड में मत जाना। समझिए मेरी बात को। बहुत सारे लोग ना ये सबसे बड़ी गलती करते हैं, बड़ी डिमांड के साथ फील्ड में जाते हैं। नेवर डू दैट। कभी भी ऐसा मत कीजिए। छोटी डिमांड्स क्रिएट कीजिए। छोटी डिमांड्स कैसी? किसी बच्चे को स्कूल बैग की जरूरत है, कोई ऐसा बच्चा जिसके पैर में से, उसके जूते में से उसका अंगूठा बाहर आ रहा है, होता है ना? कोई ऐसा परिवार जिसे, वो किसी भी मजबूरी, परेशानी या ऐसी स्थिति में है कि फिलहाल उसको राशन की आवश्यकता है, बाकी तो फिर उसके लिए रोजगार की तो बात हम करेंगे ही करेंगे, है ना? कुछ छोटी जरूरतें, बिल्कुल छोटी जरूरतें, जो कि 100-500 रुपए से शुरू हो, और उनकी हद जो है वो 2-4-5 हजार रुपए तक हो। ऐसी 4 से 5 जरूरतें अगर आपके पास हैं, डिमांड्स, सिर्फ उनको लेकर सर फील्ड में उतर जाइए। अब उनको लेना कैसे है समझिएगा। अब किसी बच्चे के पास जूता नहीं है या उसके जूते फटे हुए हैं, आपको लगता है कि वो आपको वीडियो रिकॉर्ड करके दे सकता है? इज इट पॉसिबल? हाँ जी। क्या वो अपनी डिमांड वीडियो क्रिएट करके दे सकता है क्या? यस और नो? नहीं। यानी कि आपने चुपके से उसकी कोई वीडियो बनाई होगी कि भाई उसका बैग फटा हुआ है या उसका जूता फटा हुआ है, राइट? यू हैव द एविडेंस ऑफ द नीड। आपके पास जरूरत का एविडेंस है, उसका प्रूफ है कि हां ये जरूरत है, राइट? और सिर्फ ये नहीं कि आपने सरकारी स्कूल के बाहर खड़े होकर एक बच्चे की वीडियो बना ली, लेकिन जब किसी डोनर ने आपको कुछ पकड़ा दिया तो आपको ये नहीं पता वो बच्चा कौन से स्कूल का था। कई लोग इस टाइप की हरकतें भी करते हैं, मैंने देखा। मैंने तमाम चीजें जो शेयर की ना आज तक, उनका मिसयूज बहुत ज्यादा हुआ है, सही उपयोग बहुत कम होता है। जैसे मैंने एक बार, याद हो आपको, लिंक्डइन से सीएसआर मैनेजर के कॉन्टेक्ट निकालने सिखाए थे। भाई साहब, मुझे बहुत शर्म आती है जब मैं मेरी संस्थाओं की हरकतें देखता हूं। डायरेक्टली एक पोस्टर, उस पर स्कैन कोड, और सीएसआर हेड को पेले जा रहे हैं, हर एक कमेंट में, उसकी हर एक पोस्ट में लगे पड़े हैं। इस हिसाब से अगर आप चलेंगे सर, नहीं कामयाब हो पाएंगे। मेरे जैसे 100 एनजीओ गुरु और आ जाएंगे, मेरे जैसे 100 एसके यादव और आ जाएंगे ना, वो भी आपकी नैया पार नहीं लगा सकते। और अगर आपको अपनी नैया पार लगानी है, मैं गारंटी लेता हूं, इस सोशल सेक्टर से बेटर सेक्टर कोई नहीं है जिसमें आप बहुत जल्दी कामयाब हो सकते हैं। चाहे आप उस कामयाबी को अपनी पहचान, अपनी परचम, अपनी छवि के रूप में देखते हो, चाहे उस कामयाबी को आप पैसा, शोहरत, दौलत के रूप में देखते हो। मैं दोनों की बात कर रहा हूं। इस सेक्टर में दोनों चीजें हैं। रुतबा पैसा भी है, इज्जत और शोहरत भी है। आपको तय करना है आपको एक चाहिए या दोनों चाहिए, लेकिन जो तरीका है उस तरीके पर चलना पड़ेगा।
ऐसा नहीं कि फर्जी वीडियो उठा ली कहीं से और आप पहुंच गए फंड रेजिंग करने। कुछ हमारे साथी हैं जो सूटकेस एनजीओ चलाते हैं, ऐसे हरकत कोई मत करना प्लीज। और मैं एक चीज बड़ी क्लियर करने कर देता हूं आपको, ऐसी हरकत करने वालों को मैं स्पेशली आइडेंटिफाई करता रहता हूं, स्पेशली आइडेंटिफाई करता हूं मैं, मेरी आदत है। और खासकर उस रूप में जब आइडेंटिफाई जरूर करता हूं जब वो संस्था महासंघ से संबंधित है। तो अगर महासंघ से संबद्ध संस्थान है तो मैं बहुत ज्यादा आइडेंटिफाई करता हूं। एक संस्थान है, अभी मैं नाम नहीं लूंगा, उनके मैं लगातार कुछ दिनों से पोस्ट देख रहा हूं। दो आदमी खड़े हैं जी बैनर लेकर, बहुत सारी फोटो शेयर करते हैं वो। अभी रिसेंट में कुछ पता नहीं कहां से कीड़ा काट गया उनको किसी प्रकार का, या कोई गलती से हो सकता है कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट मिल गया हो, उसकी खाना पूर्ति चल रही हो, ठीक है, नाम नहीं लूंगा मैं। क्या है यार ये, आप कोई कार्यक्रम कर रहे हो, पोस्टर और बैनर यूज किया जाता है ऑथेंटिसिटी के लिए, इसलिए नहीं कि आप संस्था के दो मेंबर, दोनों अध्यक्ष उपाध्यक्ष खड़े हैं, पोस्टर लेके और फोटो शेयर कर दी, ये कार्यक्रम है। अरे भैया, पोस्टर का उपयोग किया जाता है स्पीकर कौन है और ऑडियंस क्या है और किसकी है, ये चीज को प्रूव करने के लिए। ना तो वहां स्पीकर है ना ऑडियंस है, सिर्फ दो लोग खड़े हैं पोस्टर लेकर। पोस्टरबाजी से एनजीओ नहीं चलती हैं भैया, पोस्टरबाजी से एनजीओ नहीं चलती। तो प्लीज कोई भी ये जो छिछोरी हरकतें हैं ना, ओछी हरकतें, ये मत करना। जेन्युइन आप कंसेप्ट बनाइएगा अपने, मतलब जरूरतमंद को आप देखिए, बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई कीजिए। आपको एक बच्चा दिखा, जरूरत है, आपने रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है, उसको आप फॉलो अप कीजिए, उसका पीछा कीजिए आराम से। और ऐसे पीछा मत करना कि पुलिस उठा ले जाए तुम्हें, ठीक है, कि बच्चे का अपहरण की प्रयास कर रहे थे, ठीक है। पीछा करने का इन द सेंस कि भाई आपका, आप अपनी टीम यूनिट के साथ हो, आपको सिर्फ ये भेद लगा लेना भाई वो बच्चा वहां रहता है या फिर उस स्कूल में पढ़ता है या उस क्लास का बच्चा है। जब आपके पास उसके लिए डोनेशन आ जाए तो आप उस तक पहुंचा सकें, राइट। पीछा करने का मतलब उससे है, कहीं कल को थाने में जाने के बाद देखा होगा हमें तो यादव जी ने कहा था पीछा करने के लिए, ठीक है। आपने उस बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई कर लेना है। ऐसे ही मान लीजिए कोई गरीब परिवार है, अब देखिए जो गरीब परिवार है जिसका बच्चा बीमार है या जिसको जरूरत है, ऑब्वियस सी बात, जब आप उससे मिलेंगे उसको आप आइडेंटिफाई करेंगे, उसकी आप बाइट भी लेंगे, है ना। जो बोल सकता है, देखिए जो बोलने में सक्षम है, अब वो कहेंगे जी प्रेस्टीज। कई लोग कहते हैं सर सामने वाली की इज्जत का क्या, उसका तो आपने कचरा कर दिया। मैं भी रिसेंटली मिशन एजुकेशन फाउंडेशन और हमारे एक दो साथी और हैं यहाँ पर मौजूद, जो उस वर्कशॉप में थे अभी दान उत्सव की में। और वहाँ हमारे प्यारे बड़े भाई जो है गूंज फाउंडेशन के फाउंडर मेंबर, उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही, भाई कब तक आप गरीबी बेचोगे। और मोस्टली संस्थाएं कर ही रही होती हैं, गरीबी बेच रही होती हैं। मैं उनकी बात से सहमत हूं कुछ हद तक, और कुछ हद तक नहीं भी हूं। क्योंकि जहां बात हम करते हैं भाई प्रेस्टीज की, सामने वाले की प्रेस्टीज को आप ठेस पहुंचा रहे हो, आप उसका नाम फोटो एक गरीब के रूप में उसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। सर देखिए, प्रेस्टीज को कैसे छिपाया जा सकता है, उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे हम हाइड कर सकते हैं, ये हमारे अपने हाथ में होता है। अगर मुझे किसी परिवार से बाइट लेनी है कि भाई उनके परिवार में अभी राशन वाशन की दिक्कत है, तो मैं उनको मास्क पहनने के लिए बोल सकता हूं ना भाई, हाँ जी, से यस और नो। भाई मैं बोल सकता हूं उनसे कि आप मास्क पहन के अपना बाइट दे दीजिए, आप मास्क पहन के वीडियो बना दीजिए। मैं क्यों आपका चेहरा किसी को दिखाऊं। अगर मैंने आपकी फोटो खींची है, अगर मैंने आपकी फोटो खींची है तो मैं उस फोटो पर इमोजी यूज कर सकता हूं वाइल पोस्टिंग ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। जब मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसको शेयर करूंगा तो मैं इमोजी यूज कर लूंगा। और सबसे बड़ी बात, जो लोग ये समझते हैं कि वो किसी की हेल्प कर रहे हैं, सिर्फ वही लोग इस चीज का रोना रोते हैं कि सर हम उसकी फोटो क्यों डाल दें, हम उसके साथ फोटो क्यों खींच लें, हम सर सोशल एक्टिविटी करते हैं तो हम ये फोटोबाजी नहीं करते हैं, हम तो सिर्फ काम करते हैं। ये हवाई बातें हैं आपकी, ठीक है।
अगर फील्ड में काम करना है तो भैया फोटो की भी जरूरत पड़ेगी, वीडियो की भी जरूरत पड़ेगी। अब वो चीज आपके ऊपर है कलाकारी की भाई आप उसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी गुरु पूर्णिमा पर एक नियर बाई एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, वो आए, उन्होंने मेरे हाथ में एक जो है पेड़ दिया मुझे। एक गुरु पर्व था तो मुझे एक प्लांट देकर वो गए थे। उससे पहले भी एक संस्थान आए थे मानव कल्याण, वो भी मुझे ऑफिस पर आकर पेड़ गिफ्ट करके गए थे। अब मैं कहूं कि भैया मेरी फोटो शेयर मत करना है, लोगों को लगेगा कि यादव जी को पेड़ डोनेट करके गए। भैया अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने किसी की हेल्प करी है, ये आपका बचपना है। यू आर द कनेक्टर ओनली। आपने उस पर, आपने उसको जरूरत उसकी पूरी करके आपने उस पर एहसान नहीं करा है। ये आपकी ड्यूटी है। आप कहेंगे सर ड्यूटी है, भाई संस्था क्यों खोली थी फिर? संस्था क्यों खोली थी फिर? समाज सेवी का चोला क्यों ओढ़ा आपने? आप अपनी जेब से करो तो आपका एहसान है। आप समाज से लेकर कर रहे, यू आर ओनली द कनेक्टर। तो अपने आप को गर्व फील मत करो कि भाई मैंने उस पर एहसान कर दिया कोई, या उसको ये एहसास मत होने दो कि मैं उसकी हेल्प कर रहा हूं। शर्म वहां होती है जब आप उसको एहसास कर रहे हो कि मैं आपको भीख दे रहा हूं। भाई हम एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं यार, इससे बड़ी बात क्या होगी। आज मेरे पास, मुझे इस ऑफिस में, ठीक है, यहां पर आप देख रहे हैं पीसीज लगे हुए हैं। अब यहां पर मुझे कोई संस्था आए और वो संस्था वाला कहे कि सर हमारे पास ना बहुत सारे पीसी और हम चाहते हैं महासंघ में हम 2 पीसी डोनेट कर दें, तो मैं ये कहूंगा कि भैया पीसी देते समय मेरा चेहरा ब्लर कर दियो या मुझे मास्क पहन लेने दे। वी आर, दिस इज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स। हम सिर्फ संसाधनों का एक्सचेंज कर रहे हैं। भाई मेरे पास ज्यादा था मैंने आपको दे दिया, इसमें शर्म की क्या बात, इसमें प्रेस्टीज की क्या बात आ गई? हाँ जी, एग्री करते हैं आप इस बात से? किसी व्यक्ति के पास कोई संसाधन नहीं था, आपके पास उसकी एबिलिटी थी, आपने वो चीज उसको शेयर कर दी है। इसमें डोनेशन की बात कहां से आई? मैं इस बात के लिए बड़ा एग्री हूं गूंज फाउंडेशन के जो फाउंडर मेंबर हैं उनसे। उन्होंने कहा कि डोनेशन नाम तो शब्द होना ही नहीं चाहिए, दिस इज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स। उस बात से मैं बिल्कुल एग्री हूं। दिस इज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स। आपके पास या किसी और के पास कोई गुड था और आपने एक्स्ट्रा गुड को एक जरूरतमंद तक पहुंचा दिया, दिस इज एक्सचेंज ऑफ आर्टिकल्स, है ना? इसमें हेल्प, डोनेशन, दान, ये सब तो आई नहीं चाहिए। अब आपने क्या किया, चलिए वापिस आते हैं कंसेप्ट पर, क्योंकि कई बार मैं कंसेप्ट से बाहर निकल जाता हूं। तो हमने क्या किया, उसकी जो वीडियो बनाई है, हमारे पास वो 2-4 वीडियोज हैं, समझिएगा। जरूरतें छोटी हैं, हमारे पास वीडियोज हैं। अब अब हम गए मार्केट में। अब कंसेप्ट को समझना, बड़ा प्यारा कंसेप्ट बता रहा हूं मैं आपको। मैंने आपसे कहा आपको 2 प्रकार के लोग मिलेंगे, एक वो जो देने में सक्षम है और एक वो जो देने में सक्षम नहीं है। अगर वो देने में सक्षम नहीं है तो उसकी भी कोई जरूरत होगी। तो उससे कहो कि सर देखिए हम जब फील्ड में आते हैं ना तो हमें तो पता होता है भाई 2 प्रकार के लोग होते हैं सर। या तो आप किसी की जरूरत पूरी करने के लायक हैं इसमें से, और या आप खुद ऐसे हैं कि आपको जरूरत है। अगर आपको जरूरत है तो बताइए, मेरा कैमरा रेडी है, मैं आपके लिए भी तैयार हूं। हमारा तो काम है ना, वी आर द कनेक्टर्स। वी आर द कनेक्टर्स। मैं एक बेनिफिशियरी को एक गिवर तक कनेक्ट करने वाला एक माध्यम हूं केवल। सर बताइए आपकी क्या जरूरत है? आपका काम अच्छा नहीं चल रहा है, बेटी की शादी करनी है, उसमें हेल्प चाहिए क्या? आओ मेरे कैमरे के सामने, बहुत है लोगों के पास, मैं कनेक्ट करवाता हूं ना आपको। और अगर आप वो नहीं कर सकते या फिर आप जो है आप एक बेनिफिशियरी नहीं है, तो भाई या तो इस लायक होंगे कि इनमें से किसी की जरूरत पूरी कर दीजिए। और जरूरत की कैटेगरी तो आपके पास 100 रुपए से लेकर और 3,000 रुपए तक की है। आप समझे मेरी बात को? आपके सामने 2 प्रकार की कम्युनिटी है, एक वो जो लेने वाले, एक वो जो देने वाले हैं। ये उसको तय करने के लिए छोड़ दीजिए कि सर मेरे पास, मैं एक संस्था चलाता हूं और संस्था का काम है एक जरूरतमंद तक
उसके जरूरत की वस्तु या आर्टिकल को पहुंचाना, किससे लेकर कुछ मैं सहयोग करूंगा। मेरा सहयोग क्या है? श्रमदान। मैं उसकी जरूरत को लेकर मार्केट में घूम रहा हूं। आप जैसे लोग बैठे हैं जिनके पास ये संसाधन अवेलेबल हैं, क्यों ना इनसे कलेक्ट करके वहां तक पहुंचा दूं। तो सर मेरे लिए, मैं फील्ड में निकला हूं एक जरूरतमंद की जरूरत को पूरी करने के लिए, आप जैसे लोगों से, जिनके पास जो सक्षम है। तो सर आप बताइए, आप किसकी जरूरत पूरी कर रहे हैं, या फिर आपकी क्या जरूरत है वो बता दीजिए, मैं उसको नोट डाउन कर लेता हूं और मैं आपके लिए भी अपील कर लूंगा। हाँ जी। क्या लगता है आपको, मार्केट के अंदर जो व्यक्ति दुकान खोलकर बैठा हुआ है, अब उसकी अगली प्रतिक्रिया क्या होगी? वो आपको मना कर देगा? हाँ जी। जल्दी से बताइएगा, आपको क्या लगता है कि जो व्यक्ति सक्षम रूप से वहां बैठा, देखिए, एक व्यक्ति जब मार्केट में बैठा, दुकान खोलकर बैठा, तो इतना तो सक्षम है, वो किसी की 100 रुपए की हेल्प कर सकता है। यानी कि एक छोटे जरूरतमंद की जरूरत को पूरी करने की ताकत रखता है। आपके पास विकल्प होना चाहिए। अब विकल्प में मजबूर तो वो हो गया। वो ये नहीं कह सकता कि भैया मैं आपके कैमरे के सामने बैठने के लिए तैयार हूं, है ना। और डोनेशन देने की उसकी हिम्मत होती तो शायद वो बहानेबाजी ना कर रहा होता। तो आपके पास ना एक ऐसा रास्ता भी होना चाहिए साथ में, जिसके लिए आप उससे एक बिजनेस डील कर रहे हो। समझिए, फंस तो गया वो, फंस तो गया, उसे मजबूरी में आपको डोनेशन देना है। पर आपको तय करना है कि आपके वहां से डोनेशन निकलने के बाद वो इस बात का गुणा भाग ना लगा रहा हो कि यार ये व्यक्ति दिखते ही ना मैं अंदर निकल जाया करूंगा, या लड़के से बोल दिया करूंगा सर है नहीं यहां पर दुकान पर। नेक्स्ट प्रतिक्रिया उसकी ये होने वाली है, वो भले ही आज ये कहते हैं चलो जी आज तो नहीं है, आप कल आना, पर वो इस बात को ना तय कर ले कि कल वो इस समय आपको बुलाएगा जिस समय वो मौजूद ना हो दुकान पर। ठीक है, होता है कई बार डोनर के पास नहीं होता है, वो कल नेक्स्ट डे के लिए टाइम देता है, लेकिन नेक्स्ट डे वो इसलिए टाइम दे रहा हो कि वो आपको टहला सके। वो चीज, वो स्थिति पैदा होगी या नहीं होगी, ये डिपेंड करेगा आपकी तैयारी पर। आप एक तैयारी कर कर लेकर जाइए कि सर आने वाले समय में हम फलानी जगह पर फलाना प्रोग्राम करने जा रहे हैं, वहां पर जो पोस्टर्स और बैनर्स यूज होने हैं, मैं चाहता हूं कि वहां पर हम आपका प्रचार प्रसार कर दें। तो आप चाहें तो इस कॉज में, इस इवेंट में, इस पर्टिकुलर सोशल इंटरवेंशन में आप एज ए स्पॉन्सर भी आप मुझे हेल्प कर सकते हैं। आपने हेल्प भी कर दी और अपनी ब्रांडिंग भी करवा ली। हाँ जी। अब आपने विकल्प दे दिया ना उसको। अब क्या लगता है कि वो बहाना ढूंढेगा आपसे बचने का? भाई ठीक है, आपको फ्री में डोनेशन नहीं देना, जिसका भाई मुझे क्या मिला, कई लोगों के अंदर होता है ना, भाई मैं तो हेल्प कर दूंगा या मैंने तो आपको डोनेशन, मुझे क्या मिला। तो अब आपने उसके सामने एक बिजनेस डील रख दी है कि सर हम दान उत्सव के दौरान जगह जगह पर कैंपेन्स लगाएंगे, कहीं हमारी नेकी की दीवार चल रही होगी, कहीं हमारा कोई कार्यक्रम चल रहा होगा, तो हम वहां पर आपकी ब्रांडिंग भी करेंगे। लेकिन आपसे अनुरोध है कि इनमें से कोई भी एक कॉज, एक छोटा सा कैंपेन जिसको आप स्पॉन्सर कर सकें या जिसको आप सपोर्ट कर सकें, कीजिए जितना आपकी सक्षमता है। और अगर आप ये कहें कि नहीं जी मैं बिल्कुल भी सक्षम नहीं हूं, मैं 100 रुपए के लिए भी लायक नहीं हूं, तो सर आ जाओ कैमरे के सामने, फिर आपकी जरूरत को हम दूसरे तक पहुंचा देंगे। आप बताइए सर, हम बैठे ना आपकी हेल्प करने के लिए, हम निकले ही इस काम के लिए। भाई या तो हमें जरूरतमंद मिलेगा या जरूरत पूरी करने वाला मिलेगा। तो अब आपको तय करना, आप जरूरत पूरी करने वालों में से हो या जरूरतमंद में से हो। आप समझे? और साथ ही साथ आप उनको इनवाइट करके आइए, एक मौका देकर आइए टू सेलिब्रेट दान उत्सव एट योर प्लेस, कि वो दान उत्सव में आपके साथ आपकी जगह पर आकर उसको सेलिब्रेट करें। और आपके लिए तो दान उत्सव भाई पूरा त्योहार का सीजन है। आप तो उनसे कहिए कि आपका जन्मदिन, कोई स्पेशल ओकेजन, कुछ भी ऐसा अगर है सर, तो आप हमारे यहाँ आकर सेलिब्रेट कीजिए, या फिर हम आपको ऐसे कम्युनिटी में लेकर चलेंगे जहां लोगों की जरूरत पूरी हो जाएगी और आपका सेलिब्रेशन हो जाएगा, है ना। तो छोटी छोटी चीजों के लिए जब आप बाहर निकलते हैं, तो यकीन मानिए, आपके पास अगर आपके आइडेंटिकल जो है डिमांड्स हैं,
और फील्ड में अगर आप इस बात को सोचकर निकले हैं कि भाई वहां दो प्रकार के लोग मिलने हैं, या तो जरूरतमंद या गिवर, है ना, तो आप खाली हाथ नहीं लौटेंगे, क्योंकि आप दो ही चीजों के लिए निकले हैं, या तो मैं जरूरतमंद की जरूरत नोट करके लेकर आऊंगा या उसकी पूरी करके लाऊंगा। काम तो आपका हो रहा, खाली तो आप कहीं से उठ के नहीं आ रहे ना भाई। हाँ जी, आप खाली कहीं से उठ के नहीं आ रहे। आप या तो लोगों की जरूरतों को नोट करके लाए हैं, या फिर किसी की जरूरत को पूरा करवा कर आए हैं, और आपका काम यही होना चाहिए, रोज फील्ड में निकलना, किसी की जरूरत नोट करना और किसी की जरूरत को पूरी करवा लेना। पर यह ध्यान रखिएगा कि जिस व्यक्ति ने जिस पर्टिकुलर कॉज को स्पॉन्सर किया है, जिस व्यक्ति ने जिस पर्टिकुलर कॉज को स्पॉन्सर किया है, आप वहां तक उसका फीडबैक जरूर पहुंचा दें, या फिर आपके द्वारा वो कार्य संपादित कर दिया गया है, या आप उसी के हाथ से कार्य संपादित करवाएं। ये तय आपको करना है। सर आप ये बैग लेकर कल चलिए मेरे साथ सुबह, आप अपने हाथ से बच्चे को दीजिएगा, या तो आपकी डिमांड ये होनी चाहिए। और अगर उस व्यक्ति ने आपको पैसा दे दिया है, तो उस बच्चे तक बैग पहुंचाया नहीं पहुंचाया, उसके चेहरे की मुस्कान क्या रही उस बैग को रिसीव करते समय, वो जो फीडबैक है वो उसके नंबर पर आप चाहे व्हाट्सएप से पहुंचाएं, चाहे आप उसकी दुकान पर जाकर पहुंचाएं। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि सर ये जो लोग हैं ना, जिन तक आपने फीडबैक पहुंचा दिया, दीज आर द रिकरिंग डोनर्स। अब ये आपके रिकरिंग डोनर्स बनने वाले हैं। अब इसको एक ग्रुप में आप जोड़ते जाइए। मैंने कहा ना शुरुआत में कि कुछ साथी संस्थान हमारी गलती करते हैं कि वो एकदम बड़ी लिस्ट के साथ पहुंच जाते हैं, बड़ी कॉज के साथ, बड़ी डिमांड के साथ। तो सर ये बड़ी डिमांड ना उस ग्रुप के लिए बनाओ, जिस ग्रुप में आपने अपने डोनर्स की कम्युनिटी बनानी शुरू कर दी है ना, उस कम्युनिटी में जब आप डालोगे ना कि एक बच्ची की शादी है, 2 लाख रुपए का सामान आने वाला है, फलानी जगह आप हमें मिलना, वहां से हम सामान खरीदेंगे, तो आपको सारे डोनर या तो वहां मिलेंगे, और जो अपनी दुकान छोड़कर नहीं जा पाएगा उसके नाम के 1100, 5100, 2100 आपके स्क्रीनशॉट आपके ग्रुप में, आपके उस डोनर कम्युनिटी वाले ग्रुप में आपको मिल रहा होगा कि भाई साहब आप खरीद लेना, मैंने तो ऑनलाइन कर दिया, अभी दुकान पे व्यस्त हूं। एंड यू विल बी एबल टू रिजॉल्व दैट पर्टिकुलर डिमांड, और आप एबल होंगे कि आप उस पर्टिकुलर डिमांड को रिजॉल्व कर सकते। हाँ जी, आई थिंक सो आज के लिए इतना पर्याप्त है।